जब वे एक सुबह रोम में जागे, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, लेकिन कोई भी इसे ऊंचे स्वर में कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या जूलियस सीजर मिस्र की रानी के प्रभाव में आ गए हैं? यह सवाल आधिकारिक रिकॉर्डों में नहीं मिलता, लेकिन सीनेट के गलियारों में, स्नान घर में, खाने की मेज पर हर जगह इसकी फुसफुसाहट थी। क्लियोपेट्रा के रोम आने से पहले उसके बारे में कहानियां अजीब थीं। लोग कहते थे कि वह खूबसूरत है, लेकिन कोई भी सच में नहीं बता सकता था कैसे वह खूबसूरत है, क्योंकि मामला उसके चेहरे का नहीं था। रोम की गपशप के मुताबिक क्लियोपेट्रा का सबसे बड़ा हथियार उसकी बात थी। एक सीनेटर की पत्नी ने अपनी सहेली के कान में जो वाक्य फुसफुसाया, वह मशहूर हो गया था, जब वो औरत बोलती है तो तुम खुद को सुनने लगते हो। और रोम के मर्दों के लिए यह खतरनाक था। क्लियोपेट्रा और सीजर की मुलाकात की कहानी शुरू से आखिर तक गपशप थी। उसके गलीचे में लिपटकर महल में आने की बात रोम के लिए एक स्कैंडल थी। रोमन परंपरा में कोई महिला कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाती, लेकिन अफवाहों के अनुसार सबसे चौंकाने वाला सीजर का जवाब था। वह तुरंत सुनता है, तुरंत अपने नजदीकियों में लेता है, तुरंत उसकी हिफाजत करता है। रोम में यह अफवाह फैल गई, सीजर क्लियोपेट्रा को साथी की तरह नहीं, राज की तरह छुपा रहा है। यहीं से मामला उलझ गया। जब क्लियोपेट्रा रोम पहुंची, वह औपचारिक रूप से एक रानी थी, पर असल में एक मेहमान। फिर भी सीजर ने उसे साधारण मेहमान की तरह नहीं समझा। उसने महल में रखा, हमेशा साथ रखा, बैठकों में नाम लिया। रोम के लिए यह एक सदमा था। एक महिला, और खासकर एक विदेशी रानी, कभी इतनी सामने नहीं आ सकती थी। अफवाहें बढ़ने लगी। सीजर रातों में उससे घंटों बात करता है। वह मीटिंग्स के बाद उसे बुलाता है। वो औरत सीजर को रोम से ज्यादा मिस्र के बारे में सोचने को मजबूर करती है। पर असली बम ये अफवाह थी कि वह गर्भवती थी। जब ये बात फैली कि क्लियोपेट्रा गर्भवती है, रोम सन्न रह गया। बात सीजर के निजी जीवन की नहीं थी, बात सत्ता की थी। अगर बच्चा सीजर का हुआ तो रोम का भविष्य खतरे में था। सीनेटर फुसफुसाते थे, मिस्र का बच्चा रोम पर राज्य नहीं कर सकता। पर क्लियोपेट्रा पीछे नहीं हटी। उसने बेटे को जन्म दिया और नाम भी खुलकर रखा, सीजेरियन, यानी छोटा सीजर। खुद नाम ही एक चुनौती था। सीजर न तो बच्चे को नकारता, न खुलकर मानता। यह अनिश्चितता और गपशप को बढ़ाती थी, क्योंकि रोम में अनिश्चय सबसे खतरनाक चीज थी। एक सीनेटर का कहना था, सीजर की चुप्पी उसके शब्दों से ज्यादा डरावनी है। क्लियोपेट्रा के रोम में रहने के दौरान एक अफवाह कभी नहीं मरी, ये औरत रोम को अंदर से जीत रही है। लेकिन गपशप और अंधेरी हो गई। कुछ हलकों में कहा गया कि क्लियोपेट्रा केवल सीजर से प्यार नहीं कर रही, बल्कि उसे चालाकी से इस्तेमाल कर रही है। जब सीजर के कुछ फैसले मिस्र के पक्ष में गए, लोगों ने कहा यह सब क्लियोपेट्रा की चाल है। रोमन जनता इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। रोम कभी हार नहीं मानता, वो भी किसी औरत के सामने नहीं। और तब सीजर की हत्या हो गई। सीजर की मौत के बाद रोम में एक बहुत गंदी अफवाह उड़ी। क्लियोपेट्रा को पहले से पता था कि सीजर मारा जाएगा। कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन गपशप को सबूत की जरूरत नहीं। क्लियोपेट्रा तुरंत रोम छोड़ गई, बेटे को लेकर। उसकी भाग निकलना अपराध का सबूत माना गया। कुछ ने तो ये तक दावा किया, अगर सीजर जिंदा रहता, रोम मिस्र का प्रांत बन जाता। इस औरत ने रोम की किस्मत बदल दी होती। क्लियोपेट्रा के जाने के बाद एक चीज छूट गई, डर। यहीं से रोम ने क्लियोपेट्रा से नफरत शुरू की, क्योंकि वह सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वह एक संभावना थी जिसे रोम नियंत्रित नहीं कर सकता था। और रोम को सबसे बड़ा डर इसी बात से था। यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। सीजर के मरने से रोम में एक खालीपन आ गया, पर बात सिर्फ सत्ता की नहीं थी, वह खालीपन मर्दानगी का था। जूलियस सीजर जैसा कोई नहीं बचा था। अब उसकी जगह कौन लेगा? मार्कस एंटोनियस इसी वक्त सामने आया, पर रोम के पर्दे के पीछे उसका नाम सम्मान से नहीं, बल्कि शक से लिया जाता था। एंटोनियस ताकतवर था, उम्दा सिपाही, पर अनुशासनहीन। उसे शराब, पार्टियों और ऐशो आराम का शौक था। रोम में उसके बारे में फुसफुसाया गया था। सीजर दिमाग से हुकूमत करता था, एंटोनियस जज्बात से। और क्लियोपेट्रा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी।
उसकी एंटोनियस से पहली मुलाकात इतनी सनसनीखेज थी कि वह रोम की गपशप के इतिहास में आ गई। उनकी तरसुस में मुलाकात शक्ति का प्रदर्शन थी। क्लियोपेट्रा सोने से सजे जहाज पर पहुंची। बैंगनी पाल, अगरबत्तियां, संगीत। रोमन सैनिकों ने देखा तो सोचा, ये औरत युद्ध नहीं लड़ रही, मंच सजा रही है। और एंटोनियस उसी मंच का हिस्सा बन गया। एक साफ अफवाह चलने लगी। एंटोनियस क्लियोपेट्रा को पहली नजर में दिल दे बैठा। मगर क्लियोपेट्रा के लिए बात कुछ और थी। गपशप के हिसाब से उसने एंटोनियस को जांचा परखा। शराब पीने की मेज पर, मजाक में, बहस में उसने उसकी कमजोरियां तलाशी और पाली। एंटोनियस को प्रशंसा चाहिए थी, उसे प्यार चाहिए था। वो सीजर की छाया से बाहर निकलना चाहता था और क्लियोपेट्रा ने उसे वही दिया। रोम तक पहुंची खबरें स्कैंडल के बराबर थीं। एंटोनियस दिनों तक महल से बाहर नहीं निकला। क्लियोपेट्रा के साथ दावतें देता रहा, रोम से आई चिट्ठियां टालता रहा। सीनेट में लोग फुसफुसाते रहे, रोम का जनरल मिस्र में खो गया है। इसके बाद मामला और खराब हो गया। एंटोनियस ने क्लियोपेट्रा को सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि पूरब की रानी घोषित कर दिया। रोम के लिए यह माफ नहीं करने वाला जुर्म था। एक औरत, और वो भी विदेशी, कभी भी रोमन जनरल के बराबर नहीं हो सकती थी। बात प्रेम से शर्म पर आ गई थी। रोम में अफवाहें ऐसी थीं, एंटोनियस जादू में बंधा है, ये औरत उसे कुछ पिलाती है। सीजर भी इसी जाल में फंसा था। हाँ, जादू शब्द सचमुच इस्तेमाल हुआ। रोम के पुरुषों के लिए कोई आदमी अपनी मर्जी से ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकता था। तो गलती का सारा बोझ क्लियोपेट्रा पर डाल दिया गया। एंटोनियस मतवाला था, धोखे में था, बहकाया गया। यही कहानी थी। पर सबसे कड़ी अफवाह थी, एंटोनियस रोम को क्लियोपेट्रा के लिए बेच रहा है। एंटोनियस क्लियोपेट्रा के बच्चों को रोमन जमीनें बांट रहा है। सीनेट के लिए यह बम था, रोम के लिए यह गद्दारी थी। इसी वक्त ऑगस्टस ने दखल दिया। प्रचार अभियान शुरू हो गया। एंटोनियस गद्दार बना, क्लियोपेट्रा गद्दारी की सूत्रधार। रोमन जनता को सुनाई कहानी थी, एक आदमी एक औरत के हाथों हार गया। मगर अंदर खाने की बात और जटिल थी। कुछ कहते थे कि एंटोनियस खुद रोम से अलग होना चाहता था, पूरब केंद्रित नया तंत्र बनाना चाहता था। इस कहानी में क्लियोपेट्रा वजह नहीं बल्कि साझेदार थी। पर यह विचार घातक था, क्योंकि तब रोम को खुद से सवाल करना पड़ता, सिर्फ एक औरत से नहीं। और फिर आया एक्टियम। एक्टियम की जंग में क्लियोपेट्रा का अपने जहाजों के साथ पीछे हटना गपशप का सबसे विवादास्पद पल बना। आधिकारिक रोमन कहानी साफ थी, क्लियोपेट्रा भाग गई, एंटोनियस ने पीछा किया, जंग हार गए। मगर पर्दे के पीछे और भी बातें थीं। यह भागना नहीं, योजनाबद्ध पीछे हटना था। एंटोनियस का क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे जाना यह बताया गया कि वह प्रेम में पागल हो गया। कुछ ने कहा एंटोनियस को पहले ही हार का पता था, वह क्लियोपेट्रा और उसकी दौलत को बचा रहा था। पर यह कहानी कभी आधिकारिक इतिहास नहीं बन सकी, वरना रोम को अपने रणनीतिक गलतियों को स्वीकार करना पड़ता, बजाय कि एक औरत को दोष देने के। एक्टियम के बाद सब कुछ ढह गया। एंटोनियस अब रोम में किंवदंती नहीं, शर्मिंदगी बना। क्लियोपेट्रा को राक्षसी बना दिया गया। रोम की नई कहानी तैयार थी। एक औरत ने लगभग रोम को घुटनों पर ला दिया। सबसे अंधेरा हिस्सा भी बाकी था। अब आया मौत का मामला। सांप था, जहर था या कोई नाटक? क्लियोपेट्रा की मौत वाले दिन रोम ने सच में उसे नहीं हराया। रोम ने तब चैन की सांस ली जब उसने खुद उसकी मौत की कहानी लिख ली। क्योंकि जब तक क्लियोपेट्रा जिंदा थी, वह एक संभावना थी। मरने के बाद वह कहानी में बदल गई। एंटोनियस के मरने पर क्लियोपेट्रा के पास अब कोई राजनीतिक पत्ता नहीं था, पर रोम के भीतर सब यही कहते, यह औरत आखिरी वार किए बिना नहीं जाएगी। ऑगस्टस जब अलेक्जेंड्रिया गया, उसने तुरंत क्लियोपेट्रा को नहीं मारा। इससे रोम में अफवाहों की आग लग गई। रोमन परंपरा थी दुश्मन रानियों को जंजीर में बांधकर रोम लाना, विजय जुलूस में दिखाना, अपमानित करना, उनकी महानता को तोड़ना। क्लियोपेट्रा ये जानती थी, रोम में सबसे कड़ी फुसफुसाहट थी। क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या नहीं की, उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए मौत चुनी। मगर मामला सिर्फ यहां नहीं रुका।
क्योंकि उसकी मौत खुद प्रचार का हथियार बना। सांप की कहानी, टोकरी, एस्पर, नाटकीय दृश्य। रोमन लोगों को यह कहानी पसंद आई। इसमें रंगीन पूर्व और खतरा था। इसने क्लियोपेट्रा को रहस्यमय, अजीब, अव्यवस्थित बना दिया। हालांकि पर्दे के पीछे कोई पूरी तरह से मानता नहीं था। आखिर सांप को महल में घुसा देना, उसके डंक को छिपा लेना, यह सब सिर्फ नाटक था। गपशप तुरंत जगह बदल गई। कुछ का कहना था कि क्लियोपेट्रा ने पहले से तैयार जहर इस्तेमाल किया। यह पहले से सबको मालूम था। क्लियोपेट्रा जहरों पर प्रयोग करती थी। उसे पता था किस मात्रा में दर्द नहीं होता, किससे तेजी से मौत आती है। यह कहानी रोम के लिए ज्यादा खतरनाक थी। इसका मतलब क्लियोपेट्रा आखिरी सांस तक नियंत्रण में थी, इसलिए यह कहानी पीछे कर दी गई। मगर एक और ज्यादा डराने वाली अफवाह फैली। ऑगस्टस ने उसे खुद को मारने का वक्त दिया। उसने सीधे मारने की जगह रास्ता खुला छोड़ दिया, क्योंकि अगर क्लियोपेट्रा मर गई तो ऑगस्टस को उसे रोम में दिखाने की जरूरत नहीं रहती। एक मरी हुई क्लियोपेट्रा एक जिंदा रानी से ज्यादा काम की थी, क्योंकि मरे हुए विरोध नहीं करते। मगर गपशप और भी डरावनी हो गई। कुछ खातों के मुताबिक क्लियोपेट्रा की मौत ठीक से देखी नहीं गई। उसका शव जल्दी ले जाया गया, हर किसी को देखने नहीं दिया गया। अजीब बात, उसकी कब्र भी कभी साफ नहीं मिली। एक नई अफवाह फैल गई, रानी इतनी चुपचाप दफनाई नहीं जाती। इससे पैदा हुआ नया अंदाजा, क्लियोपेट्रा की मौत का नाटक हुआ था। हाँ, यह बात अटपटी थी, पर पूरी तरह खारिज भी नहीं की गई। कुछ फुसफुसाते उसे चुपचाप कहीं और भेज दिया गया। उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। आधिकारिक इतिहास ने इस सोच को जल्दी दबा दिया, क्योंकि अगर किसी तरह क्लियोपेट्रा जिंदा मानी जाती तो यह रोम के लिए डरावना सपना था। और फिर आया सीजेरियन का मामला। क्लियोपेट्रा के बेटे को चुपचाप खत्म कर दिया गया। जल्दी रोम के लिए मुद्दा खत्म था, क्योंकि अगर सीजेरियन बच जाता, क्लियोपेट्रा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। गपशप के मुताबिक ऑगस्टस ने इसमें कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि रोम में कहावत थी, रानी का बेटा हमेशा बदला लेने की संभावना है। और यहीं सबसे आखिरी अफवाह जन्मी। क्लियोपेट्रा की मौत अंत नहीं थी, उसे चुप कराना था। रोम ने उसकी कहानी फिर से लिखी। उसे प्यार में जान देने वाली औरत बना दिया, क्योंकि यह रूप सबसे सुरक्षित था। एक चालाक रणनीतिकार की मौत खतरनाक थी। अपना भाग्य चुनने वाली नेता के तौर पर याद रखना नामुमकिन था। तो उन्होंने क्लियोपेट्रा को रोमांटिक बना दिया। वे उसे मोहिनी बना गए। उन्होंने उसकी मौत को किंवदंती में बदल दिया। और शायद सबसे कड़ी ऐतिहासिक अफवाह यही है, क्लियोपेट्रा हारी नहीं, रोम को उसे चुप कराना पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि क्लियोपेट्रा हार गई थी या रोम को उसे चुप कराना पड़ा? आपके कमेंट्स का इंतजार है।